हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आपके लिए लेकर आया हूं जो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट हैगा बिजनेस लॉ। उसके जो सेमेस्टर 1 की एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें जो उसकी यूनिट नंबर 1 का चैप्टर आ रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसकी वीडियो का पार्ट 4, जिसमें आज हम देखेंगे कंसीडरेशन से। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 में इससे पहले का कंप्लीट चैप्टर मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है सेमेस्टर 1 की मार्च जो 2023 में होने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इससे आगे के कंटेंट को। तब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस टाइप के कंटेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसिडरेशन इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन एक इसेंशियल एलिमेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। अ प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मतलब एक प्रॉमिस जो कि बिना कंसिडरेशन के हो वो लॉ के साथ इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिनमें ये विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड हो जाता है कोई कॉन्ट्रैक्ट। तो कंसिडरेशन इज नेसेसरी एविडेंस बाय लॉ ऑफ द इंटेंशन ऑफ पार्टी टू अफेक्ट देयर लीगल रिलेशन। कंसिडरेशन क्या है? एक एविडेंस हैगा लॉ के लिए जिससे पता चलता है कि पार्टी की इंटेंशन है एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। कंसिडरेशन ब्रॉडली स्पीकिंग इज द प्राइस पेड बाय प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन होता क्या है? जो कि प्राइस पे करता है प्रोमिसी, किस लिए? प्रोमिसर की ऑब्लिगेशन के लिए, उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। द टर्म कंसिडरेशन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, जिसे हम लैटिन में कहते हैं क्विड प्रो क्यू। ठीक है, आगे देखिए अब डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। ये तो हो गया कंसिडरेशन होता क्या है। अब हम इसकी एक अप्रोप्रिएट डेफिनेशन देखते हैं। ये कई सारे लोगों ने इसकी डेफिनेशन दी है, पर जो सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो कि ये दी है सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन कंसिडरेशन when at the desire of promiser, promisee or any other person has done or abstain from doing or does abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। मतलब जब प्रोमिसर की डिजायर पर प्रोमिसी या कोई और पर्सन कुछ करता है या कुछ नहीं करता है या उसके लिए प्रॉमिस करता है तो उसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आएगा हमारा इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कंसिडरेशन। एक कंसिडरेशन को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स इसेंशियल होते हैं? तो नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट प्रोसीड एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। द एक्ट कंसिस्टिंग द कंसिडरेशन मस्ट हैव बीन एट द डिजायर ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अगर पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो कंसिडरेशन है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? प्रोमिसर के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन होनी चाहिए। जो प्रोमिसर चाहे वही चीज हमारी कंसिडरेशन होती है। एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट कंसिडरेशन। कोई भी एक्ट जो कि थर्ड पार्टी की डिजायर पर किया जाए वो कंसिडरेशन नहीं कहलाता। वॉलंटरी एक्ट ऑल्सो वुड नॉट कंस्टिट्यूट गुड कंसिडरेशन इन द आइज ऑफ लॉ। वॉलंटरी एक्ट जो कुछ हम अपनी इच्छा से करें ना कि प्रोमिसर की इच्छा से, वो भी हमारी एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है आइज लॉ ऑफ आई के लॉ के आंखों के अंदर। ये आपको आगे एग्जांपल दिया है, आप इसे रीड कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ आगे सेकंड पॉइंट के अंदर। सेकंड पॉइंट क्या है? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो इसका मतलब क्या है? इन इंग्लिश और कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी। जो इंग्लिश लॉ है उसके अंदर तो कंसिडरेशन सिर्फ प्रोमिसी ही दे सकता है, बट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी पर्सन। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन चाहे तो प्रोमिसी दे, चाहे कोई थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है। Thus, consideration furnished by third party will also be valid if it has been done at the desire of the promiser। तो जो थर्ड पार्टी कंसिडरेशन देती है वो भी कंसिडरेशन वैलिड होती है, बट अगर वो प्रोमिसर की डिजायर से दी गई है तो। अगर प्रोमिसर की डिजायर से नहीं दी गई है तो वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं होती। ये आपको केस दे रखा है चिन्नैया वर्सेस रामैया वाला, ये ऐसे आप रीड कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ आगे थर्ड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कहता है? द जनरल रूल इज दैट ओनली द पर्सन इंटाइटल्ड टू बेनिफिट और बाउंड बाय ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर इंटाइटल्ड टू sue और बी sued अपॉन इट। मतलब जनरल रूल ये कहता है कि सिर्फ वो पर्सन जिसे या तो कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट मिल रहा हो या फिर कोई ऑब्लिगेशन आ रही हो उसकी, सिर्फ वही पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल कर सकता है या उसके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। Thus, a stranger to a contract cannot file a suit to enforce any of the right। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? कोई भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल नहीं कर सकती है। बट अब आगे देखिए, इसमें बोला है बट कुछ एग्जेम्पशन है इस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी की। ये देखिए, ये आपको दे रखे हैं। मतलब क्या है एग्जेम्पशन में? ये हो जाएगा कि कोई थर्ड पार्टी भी
कब केस फाइल कर सकती है कंसिडरेशन की वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आएगा इसका बेनिफिशियरी इन द केस ऑफ ट्रस्ट, मतलब अ बेनिफिशियरी अंडर एन एग्रीमेंट टू क्रिएट अ ट्रस्ट कैन स्यू अपॉन द एग्रीमेंट, मतलब अगर कोई ट्रस्ट का केस है जिसमें जो जो बेनिफिशियरी हैं वो केस फाइल नहीं कर पा रहे हैं और जो थर्ड पार्टी है उसे पता है कि इनका बेनिफिट छीना जा रहा है, तो थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है। ट्रस्ट के केस में जो ट्रस्टीज होते हैं वो केस फाइल कर सकते हैं। बी ऑप्शन बी आएगा हमारा इसका पार्ट, इन केस ऑफ प्रोविजन इन मैरिज सेटलमेंट ऑफ माइनर। इसका हमारा लाइन से ही मतलब क्लियर हो जा रहा है, मतलब अगर कोई पर्सन माइनर है, उसका मैरिज का सेटलमेंट है, तो उसके बिहाफ पर उसके गार्जियन या पेरेंट्स केस फाइल कर सकते हैं, जो कि थर्ड पार्टी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। सी आएगा इन केस प्रोविजन इज मेड फॉर द मैरिज और मेंटेनेंस ऑफ फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली ऑन द पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें ये होता है जैसे अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसमें कोई बंटवारा वगैरह हो रहा है, तो अगर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है फादर और उसके सन के बीच में कि ये चीज तुम्हें मिलेगी। बट अगर किसी केसेस में सन की डेथ हो जाती है, तो जो सन की वाइफ है जो कि थर्ड पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, वो भी केस फाइल कर सकती है अगर जो फादर है वो उसे उसका हिस्सा ना दें तो। फिर डी आएगा असाइनी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, एन असाइनी अंडर असाइनमेंट मेड बाय पार्टी और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी कैन स्यू अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ हिज राइट एंड इंटरेस्ट। अब जो पार्टनरशिप फॉर्म्स वगैरह होती है उनमें क्या होता है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो थर्ड पार्टी को राइट, वो उसके बेनिफिशियरी या लीगल हायर को राइट आ जाता है कि उसका हिस्सा उस थर्ड पार्टी जो लीगल हायर है उसे मिलना चाहिए। बट अगर उसे वो हिस्सा देने से मना कर देते हैं डेथ के बाद, कि ये कह देते हैं कि तुम तो कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट थे ही नहीं, तो तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा, तो वो बेनिफिशियरी जो लीगल हायर है वो भी केस फाइल कर सकता है उन पार्टनर्स के ऊपर। ये हो जाता है हमारा इस फोर्थ वाले पॉइंट का मतलब। फिफ्थ आएगा वेयर अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ सर्टेन पर्संस, मतलब अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई कंडीशन में लगी हुई है, ठीक है, और किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ लगी हुई है, अगर वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है तो जो वो कंडीशन है वो उस पर्सन से हटकर जो थर्ड पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की उसके ऊपर चली जाती है। और अगर उस कंडीशन से किसी को कोई नुकसान हो रहा है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, वो भी उसके लिए केस फाइल कर सकती है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अब एफ ऑप्शन, एफ है हमारा स्टोपल। स्टोपल में क्या हो जाता है, अगर कोई पर्सन अपने आप को बिना कुछ बोले और कहे किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें कोई थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज उस थर्ड पर्सन को अपना हिस्सा बताती है कि हाँ ये मेरे साथ है, और वो थर्ड जो पर्सन हैगा वो कोई रिएक्ट नहीं करता है, और उसके फेथ पर कोई जो दूसरी पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में, वो जिस पार्टी ने दिखाया है कि ये भी हमारी पार्टी का हिस्सा है, तो उसे कोई बेनिफिट मिल जाता है और बाद में वो उसे वापस करने से मना कर देती है, वो जो पर्सन हैगा फर्स्ट वाला, वो उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है कि तुम्हारे बेसिस पर मैंने इन्हें ये काम लोन वगैरह दिया था और अब ये इसे रिटर्न नहीं कर रहे, तो मेरे को तुमसे चाहिए। ये हो जाता है हमारा स्टोपल का मतलब। जी ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट विच आर एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय प्रिंसिपल। अब अगर कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रिंसिपल ने अपने एजेंट से कह दिया कि तुम उस पर्सन के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और बाद में अगर प्रिंसिपल केस फाइल करना चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए सेकंड वाली पार्टी के अगेंस्ट, तो वो केस फाइल कर सकता है क्योंकि उसने अपने एजेंट से करवाया था और वो उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल पर्सन है। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या क्या कि एग्जेम्पशन क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी की, मतलब कब कब कोई थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर सकती है। फिर आता है हमारा फोर्थ ऑप्शन, कंसीडरेशन में बी प्रोमिस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब कंसीडरेशन कुछ भी हो सकती है, या तो कुछ करने के लिए हो सकती है या कुछ ना करने के लिए, वो भी हमारी कंसीडरेशन कहलाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। अब फिफ्थ है कंसीडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसीडरेशन कैसी भी हो सकती है, पास्ट हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है, फ्यूचर हो सकती है, मतलब चाहे तो हम कोई काम पर्सन काम कर चुका है उसके लिए उसे कंसीडरेशन दें, चाहे कोई अभी काम कर रहा है हम उसके लिए कंसीडरेशन दें, और चाहे हम उसे प्रॉमिस कर दें कि तुम ये काम करो हम तुम्हें कंसीडरेशन देंगे बाद में, तो ये भी हमारी कंसीडरेशन कहलाएगी। ये आपको एग्जांपल दे रखे हैं, आप इन्हें रीड कर लीजिएगा। सिक्स ऑप्शन है देयर मस्ट बी इंडिपेंडेंट कंसीडरेशन टू सपोर्ट ईच इंडिपेंडेंट प्रोमिस। इस पॉइंट का मतलब हो जाता है कि हर एक प्रॉमिस को सपोर्ट करने के लिए एक अलग कंसीडरेशन होनी चाहिए, मतलब हर प्रॉमिस के लिए एक अलग कंसीडरेशन होनी चाहिए। एक कंसीडरेशन कई सारे प्रॉमिस को सपोर्ट नहीं कर सकती, मतलब कई सारे प्रॉमिसों में काम नहीं कर सकती। ये होगा हमारा सिक्स वाले पॉइंट का मतलब। सेवंथ का कंसीडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ दो इट नीड नॉट टू बी एडुकेट का। तो इस पॉइंट का देखिए क्या मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि कंसीडरेशन
कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो लॉ की आइज में वैलिड हो, बाकी उसका एडुकेट होना जरूरी नहीं है। मतलब अगर हम चाहें तो 1 रुपए को भी कंसिडरेशन के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉ की आइज में वैलिड है। ये पॉइंट ये कहता है कि इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप जितना जो चीज जो काम कर रहे हो उसके बदले में आपको उसी के बराबर कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। अगर पार्टीज के बीच में ये एग्री हुआ है कि कंसिडरेशन ये होगी तो वो चीज कंसिडरेशन हो सकती है, उसका एडुकेट होना जरूरी नहीं है। एट्थ पॉइंट है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी, इम्पॉसिबल, एम्बिगुअस, फ्रॉडुलेंट, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इस एट्थ पॉइंट का मतलब है कि कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, कोई भी इल्यूजनरी चीज कंसिडरेशन नहीं हो सकती है। कंसिडरेशन वो चीज नहीं होती जिसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो, अनसर्टेन हो, एम्बिगुअस हो, फ्रॉडुलेंट नेचर का हो, जो इमोरल हो और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो। ये सारी चीजें कंसिडरेशन कभी भी नहीं हो सकती। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक अगर हमारा देखिए, ये हमारे ये खत्म हो गए कंसिडरेशन के एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या थे। 8 एसेंशियल एलिमेंट थे जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं व्हेन नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। अब ऊपर कहा गया था कि जनरल रूल तो ये है, ये देखिए ये लिखा है द जनरल रूल इज दैट कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड। मतलब अगर बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉइड होता है। बट सेक्शन 25 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन द अंडर मेंशन्ड एक्सेप्शन व्हिच मेक अ प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन वैलिड एंड बाइंडिंग। बट सेक्शन 25 में कुछ ऐसे एग्जेम्पशन है कि जो कि बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है हमारा प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसका मतलब है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। तो देखिए अगर हम प्रॉमिस करते हैं किस बेसिस पर, नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे, तो उसमें क्या क्या होना जरूरी है, तो वो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड हो जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो नेचुरल लव और अफेक्शन के बेसिस पर किया जाना चाहिए। पार्टीज आर स्टैंडिंग इन नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर, मतलब पार्टीज एक दूसरे के नियर रिलेशनशिप में होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है द कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो राइटिंग में होना चाहिए और लॉ के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। तो ये बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया, आप इस एग्जाम्पल को रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में बाकी आ जाएगा। फिर आएगा हमारा सेकंड पॉइंट प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज। तो अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू कंपनसेट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरी फॉर द प्रोमिसर और डन समथिंग व्हिच द प्रोमिसर वाज लीगली कंप्लेबल टू डू। मतलब अगर किसी पर्सन ने हमारे लिए पहले कुछ काम किया था और अब हम उसे कुछ उसके बदले में देना चाहते हैं, तो इसमें हमें उससे दोबारा काम नहीं करवाना पड़ेगा कि हम तुम्हें अब दे रहे हैं तो तुम्हें वो काम दोबारा करना पड़ेगा। वो हमारे लिए पहले काम कर चुका है, तो अब हम उसे बिना किसी कुछ चीज वापसी में लिए, ये अगर हम एक वन साइडेड दे देते हैं तो ये वैलिड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। हेयर टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। अब 2 कंडीशन इसमें फुलफिल होनी चाहिए। क्या, द एक्ट मस्ट बी डन वॉलेंटरली एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रोमिसर। एक्ट वॉलेंटरली मतलब अपनी इच्छा से किया जाना चाहिए और प्रोमिसर के लिए किया जाना चाहिए। सेकेंडली द इंटेंशन ऑफ प्रोमिसर मस्ट हैव बीन टू कंपनसेट द प्रोमिजी। और प्रोमिसर की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो प्रोमिजी को कंपनसेट करना चाहता है उस काम के लिए जो कि उसने पहले किया था। तो ये हमारे दो, ये कंप्लीट वैलिड हो जाता है। दिस कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और रिटर्न। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं, बट ऊपर वाला जो था वो राइटिंग में होना कंपलसरी है। थर्ड आएगा प्रॉमिस टू पे टाइम बेरिड डेट। अब इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 अ प्रॉमिस बाय अ डेटर टू पे अ टाइम बेरिड डेट इज इनफोर्सेबल इज मेड इन राइटिंग एंड इज साइन बाय द डेटर और बाय हिज एजेंट जनरली और स्पेशली ऑथराइज्ड इन दैट बिहाफ द प्रॉमिस मे बी टू पे द होल और एनी पार्ट ऑफ द डेट में must be such of which the creditor might have informed payment but for the limitation of suit। अब इसका मतलब क्या है, अब अगर कोई टाइम बेरिड डेट है, टाइम बेरिड डेट होता है जब 3 साल, किसी भी डेट को हम 3 साल तक कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं, उसके बाद हम उसे इन्फोर्स नहीं करते। अब वो अगर 3 साल बीत जाते हैं तब तक हम उसे इन्फोर्स नहीं करते हैं, तो वो टाइम बेरिड डेट हो जाता है हमारा। अब अगर कोई पर्सन हमारे उस टाइम बेरिड डेट को दोबारा वापस पे करना चाहे, जिसे हमने वो डेट दिया था 3 साल बाद, वो कहे नहीं मैं तुम्हें ये वापस पे करना चाहता हूँ, तो उसके बदले हमें उसे दोबारा कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वन साइडेड भी वैलिड हो जाता है। ये है हमारा इस थर्ड पॉइंट का मतलब। फोर्थ है एजेंसी कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एक एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट है कंप्लीट गिफ्ट। कंप्लीट गिफ्ट क्या है, अगर हम किसी को एक गिफ्ट देना चाहते हैं और हम वो उसे दे चुके हैं, तो हमें उसके लिए उससे वापसी में कुछ नहीं लेना पड़ेगा, ये हमने गिफ्ट दिया है, तो ये वन साइडेड भी वैलिड हो जाता है। ये हो गया हमारा इस फिफ्थ वाले पॉइंट का मतलब। अब देखिए आगे है हमारा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू जनरल रूल ऑफ लॉ ओनली पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट में sue और मे बी sued ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो जनरल लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक
पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट है वही उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए स्यू कर सकता है, मतलब केस फाइल कर सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के उस दूसरे वाले पर्सन की ना परफॉर्मेंस के लिए वो केस फाइल कर सकता है। दिस रूल इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। ये वाला जो रूल है किस पर बेस है? ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी पर बेस है। This means relationship subsisting between the party to a contract. It mean mutually of will and create a legal bond or tie between the parties to a contract. The consequence of doctrine of privity contract are, ये जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है उसका यही मतलब है कि एक पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट से स्ट्रेंजर है वो केस फाइल नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए। ओनली पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल अ केस अगेन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हो जाता है हमारे इस वाले मतलब का मतलब। अब देखिए इसके इफेक्ट क्या होते हैं। जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी होता है इसमें फर्स्ट है एनी पर्सन हु इज नॉट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सी अपॉन इट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है वो केस फाइल नहीं कर सकती है। सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट गिव राइट टू इम्पोज ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और एनी अदर पर्सन अदर देन द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। और एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए उसके राइट को इम्पोज करवाने के लिए कोई थर्ड पार्टी कोई केस वगैरह फाइल नहीं कर सकती, ना ही दूसरी पार्टी पर कोई प्रेशर डाल सकती है। ओनली पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हैं वही एक दूसरे पर फोर्स कर सकती हैं कि तुम्हें इसकी परफॉर्मेंस को करना होगा। ये हो गए हमारे इसके इफेक्ट। आगे आप रीड कर लीजिएगा, इसमें वही सारी चीजें दी हुई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो जाता है? तो देखिए, एन एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज नॉट लॉफुल कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द लॉ। मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसकी कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, मतलब लॉ की आइज में जो उसका पर्पस हैगा उस कॉन्ट्रैक्ट का वो वैलिड नहीं है, कोई अनवैलिड पर्पस है, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं कर सकते लॉ। दिस इज बिकॉज कोर्ट विल नॉट अलाउ पॉल्यूट हैंड टू टच द प्योर फाउंडेशन ऑफ जस्टिस। ये क्या बोला है कि जो कोर्ट है वो अलाउ नहीं करता कि जो गंदे हाथ हैं वो जो प्योर फाउंडेशन है फाउंटेन है जस्टिस का उसे छुए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, अकॉर्डिंग जो सेक्शन 23 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो बताता है सभी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन और पर्पस, ऑब्जेक्ट का मतलब है पर्पस, वैलिड होते हैं एग्रीमेंट के, लॉफुल होते हैं सिवाय, अनलेस का मतलब इनके अलावा। अब कौन कौन सी चीजें वैलिड नहीं होती हैं, लॉफुल नहीं होती हैं लॉ की नजर में? तो इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर किसी लॉ ने इसे मना कर रखा है कि ये चीज लॉफुल नहीं है तो वो लॉफुल नहीं कहलाएगी। सेकंड है इज ऑफ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। अगर वो किसी लॉ की प्रोविजन को डिफीट कर रहा है, मतलब किसी लॉ को तोड़ रहा है, तो वो लॉफुल नहीं कहलाएगा। थर्ड है इज फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड काम है कोई तो वो लॉफुल नहीं है। फोर्थ है इन्वॉल्व और इम्प्लाई इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। अगर इन्वॉल्व करता है क्या चीज, किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, तो ये हमारा लॉफुल नहीं होती है, नहीं होती है कंसिडरेशन। ई हैगा द कोर्ट रिगार्ड इट इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर कोर्ट ने इसे कह रखा है कि ये कंसिडरेशन जो ये चीज है ये इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड है, तो वो लॉफुल नहीं कहलाएगी कंसिडरेशन। इन 5 पॉइंट के अलावा जो कुछ भी सभी चीजें हैं वो सभी जो हैगी हमारी कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट वो वैलिड कहलाता है। अब देखिए, इन ईच ऑफ दिस केस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेट टू बी अनलॉफुल। इन 5 केसों में जो कुछ भी है वो सभी अनलॉफुल है। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। और ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड होता है। द ऑब्जेक्ट एंड द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट शेल बी अनलॉफुल इन द फॉलोइंग केसेस। अब देखिए इन्हीं को डिटेल में डिस्कस कर रखा है। नंबर 1 था हमारे पास इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। इसका मतलब क्या है? एन एक्ट इज सेड टू बी फॉरबिडन बाय लॉ इफ इट हैज एक्सप्रेसली बीन डिक्लेयर्ड टू बी अनलॉफुल बाय एनी ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर कंट्री का कोई भी लॉ है उसने किसी चीज को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया है तो वो फिर लॉफुल हो ही नहीं सकती किसी भी केस के अंदर। ये है हमारे इस फर्स्ट वाले पॉइंट का मतलब। आगे से आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, मैं आगे चलता हूं। अब ये आपको एग्जांपल दिया, आप ये एग्जांपल रीड कर लीजिएगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर है एन एग्रीमेंट विच डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट। तो एन एग्रीमेंट बाय विच एन इंसॉल्वेंट हु हैज ऑब्टेन्ड हिज पर्सनल बट नॉट हिज फाइनल डिस्चार्ज। ये आपको एग्जांपल दे रखा है, आप इसे रीड एग्जांपल को पढ़ लीजिएगा, मैं इसे का मतलब बताता हूँ आपको। एन एग्रीमेंट विच डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट, मतलब कोई लेजिस्लेचर है उसने कोई रूल पास करा, अब कोई कंसिडरेशन ऐसी है जो उस रूल को तोड़ रही है, तो जो ये कंसिडरेशन हो जाएगी ये अनलॉफुल हो जाएगी और ये हमारी
सॉरी, ये हमारे जो कंसिडरेशन है अनलॉफुल हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा जो इस कंसिडरेशन से होगा। आगे है इफ इट डिफीट द रूल ऑफ हिंदू एंड मोमडन लॉ। अगर कोई कंसिडरेशन है जो कि हिंदू लॉ और मोमडन लॉ को डिफीट कर रही है उनके रूल्स को, तो वो भी हमारी अनलॉफुल होती है। आगे आएगा अदर रूल्स ऑफ लॉ इन्फोर्स इन इंडिया। अदर कोई ऐसा लॉ जो कि इस टाइम पर इंडिया में वर्क कर रहा है बट जो कंसिडरेशन हैगी उस एग्रीमेंट की वो उसके अपोज्ड है, तो वो अनलॉफुल कंसिडरेशन कहलाती है। आगे आएगा थर्ड, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट। इसका मतलब क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज टू चीट द अदर पार्टी बाय कंसीलमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट और अदरवाइज इट इज सेड टू बी फ्रॉडुलेंट। मतलब जब किसी एग्रीमेंट का पर्पज क्या है, किसी पार्टी को चीट करना है, किसी पार्टी को धोखा देना है और उससे कोई चीज छुपाई जा रही है उस एग्रीमेंट के अंदर, तो वो हमारी फ्रॉडुलेंट कंसिडरेशन कहलाती है और वो वॉइड नहीं होती, वो वैलिड नहीं होती है, वॉइड कहलाती है। ये एग्जांपल दिया, आप इसे रीड करिएगा। फोर्थ है इफ इट इन्वॉल्व इन or implies injury to a person or property. The consideration or object of an agreement is unlawful when it involve or implies injury to a person or property of another. एक consideration या फिर object means purpose agreement का unlawful कब हो जाता है? जब उससे किसी या तो person को injury पहुंच रही हो या फिर किसी की property को injury पहुंच रही हो, तो वो हमारा agreement void कहलाता है। आगे है, ये एग्जाम्पल वगैरह दिए हैं, आप इन्हें रीड करिएगा। आगे ये सारा वही है, पब्लिक पॉलिसी वगैरह के बारे में बता रखा है, जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। द जनरल हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब ऑब्जेक्ट अपोज टू ये वाला देखना है, एग्रीमेंट विच आर कंसिडर्ड बाय कोर्ट टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब ऐसे कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अपोज होते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज दिस, नो कोर्ट विल लैंड इट्स एड टू अ मैन हु फाउंड हिज कॉज ऑफ एक्शन अपॉन अ इमोरल और इलीगल एक्ट, नो एग्जीक्यूटिव लिस्ट कैन। देखिए, दो तरीके के हमें बताए हैं पब्लिक पॉलिसी के। ये वाला द जनरल हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी कवर वाइड रेंज ऑफ टॉपिक। इसमें फर्स्ट है ट्रेडिंग विद द एनिमी, दोज कॉन्ट्रैक्ट विच टेंड आइदर टू डिफीट एन एनिमी कंट्री और टू डिस्टर्ब द गुड रिलेशन ऑफ कंट्री विद अ फ्रेंडली कंट्री। मतलब हम किसी ऐसी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करते हैं जो कि हमारी एनिमी है, मतलब जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है, तो ये हमारा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा और वॉइड हो जाता है ये एग्रीमेंट। और अगर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, इसका मतलब है अगर एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन आर वेल नोन क्लास ऑफ दोज कॉन्ट्रैक्ट विच द कोर्ट रिफ्यूज टू इन्फोर्स ऑन दिस ग्राउंड। द प्रिंसिपल इज सेड दैट यू शैल नॉट make a trade of a felony. If a person has committed any offense, he should be punished, and therefore no court of law can countenance or give effect to agreement which attempt to take off administration of law out of hand of the judge. मतलब हम किसी चलते हुए केस को रोकने के लिए कोई पावर का यूज करते हैं, तो इस टाइप का जो एग्रीमेंट होता है वो हमारा वॉइड हो जाता है। आगे है agreement for improper promotion of litigation. In this connection there are two main type of agreement, maintenance and sympathy. इसमें क्या होता है? एग्रीमेंट, अगर कोई किसी चीज का प्रमोशन करवा रहे हैं हम इम्प्रॉपर तरीके से, तो वो हमारा हो जाता है वॉइड एग्रीमेंट। अब इसमें मेंटेनेंस फर्स्ट टाइप आता है, व्हेन अ स्ट्रेंजर एग्री टू रेंडर असिस्टेंस बाय मनी और अदरवाइज टू एनी अदर पर्सन टू मेंटेन अ सूट। इसमें अगर हम कोई स्ट्रेंजर हैगा वो हमें पैसा या कोई किसी और टाइप की हेल्प दे रहा है, किस लिए? सीट को मेंटेन करने के लिए, तो जिससे हम किसी एक केस को लड़ सके, तो इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। सेकंड है शैम्पटी। शैम्पटी इज ए स्पीसीज ऑफ मेंटेनेंस। इट इज अ बार्गेनिंग बाय विच वन पर्सन प्रॉमिस टू असिस्ट अनदर इन रिकवरिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ लेटर गिविंग द फॉर्मर और शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। मेंटेनेंस में क्या होता है? बिना किसी मोटिव के वो सिर्फ हमारी मदद करता है और हमें जब हमारा काम हो जाए तो जितनी मदद उसने करी होती है उतने पैसे उसे वापस देने होते हैं। लेकिन शैम्पटी के अंदर क्या होता है? वो हमारी मदद करता है किसी केस को मेंटेन करने के लिए और बाद में उस केस में से जो कुछ भी हमें मिला होता है उसमें से हमसे उसमें शेयर मांगता है, तो ये हो जाता है शैम्पटी। तो इस टाइप के जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो हमारे वॉइड कहलाते हैं, जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं। फोर्थ है एग्रीमेंट टू इंटरफेयर विद कोर्स ऑफ जस्टिस। ये सारे आपको एग्जांपल दिए हैं, इसे आप रीड कर लीजिएगा। अब देखिए, ऐसे एग्रीमेंट टू इंटरफेयर विद कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब अगर हम कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो वर्किंग है उसमें अगर इंटरफेयर करते हैं तो ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाता है और वॉइड हो जाता है। इसे आप रीड करिएगा, यही दिया हुआ है इसमें, मैंने आपको बता दिया। फिफ्थ है एग्रीमेंट टू वेरी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू कर्टेल और एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन आर वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट जिसमें
हम किसी चीज की जो पीरियड की लिमिट है ना उसे ज्यादा बढ़ा दें, जो कि लॉ ऑफ लिमिटेशन के बाहर हो जाती है। एक जो लिमिटेशन का लॉ है उसके अकॉर्डिंग सभी चीज की एक लिमिट सेट कर रखी है टाइम पीरियड की। अगर हम किसी एग्रीमेंट में उस लिमिट को एक्सटेंड कर देते हैं, उस लिमिट को बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा लॉ को डिफीट करना हो गया और वॉइड कहलाता है। सिक्स्थ है मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट टू प्रोक्योर मैरिज फॉर रिवॉर्ड इज वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट जिसमें हम किसी की मैरिज करवाएं किस लिए, सिर्फ बीच में जो ब्रोकरेज मिलती है उस ब्रोकरेज को पाने के लिए, तो इस टाइप के एग्रीमेंट भी हमारे वॉइड कहलाते हैं। सेवंथ है सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज। इसमें क्या होता है, ट्रैफिक बाय वे ऑफ सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली टेंड टू प्रेजुडाइज ऑफ पब्लिक सर्विस, सच एग्रीमेंट आर वॉइड। इसमें क्या होता है, अगर हम कोई पावर का किसी टाइप के एग्रीमेंट का यूज करके जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं उसमें किसी कोई पोजीशन टेक ओवर कर ले, जिस पर कोई और अच्छा जो स्किल्ड पर्सन है वो आ सकता था, बट हमने कुछ पावर का यूज करके उस प्लेस को एक्वायर कर लिया है, तो इस टाइप के जो भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होते हैं वो हमारे वॉइड कहलाते हैं। यही दिया है आपको, इसमें आप आगे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इतना ही बता दिया मैंने। एट्थ है कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एंड मैरिज एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। सॉरी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि मैरिज करने से रोकें किसी पर्सन को या फिर मैरिज एग्रीमेंट को बनने से रोकें, तो वो सभी अनइनफोर्सिएबल होते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी और दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर वॉइड। यही आपको इस पूरे पैराग्राफ में दिया है, मैंने आपको सिंपली समझा दिया है, आप इसे रीड करिएगा। देखिए क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज अनइनफोर्सिएबल, वही बताया मैंने भी, और सच एग्रीमेंट में रिलेट टू नॉट टू मैरी एट ऑल और नॉट टू मैरी एट अप एनी पर्टिकुलर पर्सन। इसमें क्या होता है, या तो एग्रीमेंट होता है तुम कभी शादी करोगे ही नहीं, या फिर एग्रीमेंट होता है कि तुम किसी स्पेसिफिक पर्सन से शादी नहीं करोगे। तो इस टाइप के जो एग्रीमेंट होते हैं वो इलीगल होते हैं, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होते हैं और वॉइड कहलाते हैं। ठीक है, अब ये नाइन्थ है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट। इसमें क्या है, फादर इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ हिज माइनर चाइल्ड एंड एब्सेंस ऑफ फादर मदर हैज दिस अथॉरिटी। द राइट ऑफ गार्डियनशिप इज इन nature of a scared trust and therefore cannot be bartered away by any agreement. He may in his discretion as guardian entrust the custody of education of his children to another, but this agreement is essentially a revocable one in the welfare of interest of the child. Therefore an agreement in which the father agreed to transfer guardianship of his two minor children in favor of a lady was held to be void. मतलब जो फादर होता है वो अपने बच्चे का फर्स्ट गार्जियन होता है, अगर फादर नहीं है तो मदर कहलाती है। बट अगर फादर या मदर में से कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ले कि हम अपनी गार्जियनशिप किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस टाइप के जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं और वॉइड कहलाते हैं। ठीक है, टेंथ है एग्रीमेंट टेंटिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अगेंस्ट ड्यूटी। इसका मतलब है an agreement with public servant which might cast upon the public servant obligation inconsistent with his public duty is void। मतलब ऐसे एग्रीमेंट जिसमें पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी करने के लिए हमसे कुछ पैसे वगैरह कुछ या कोई भी चीज मांगता है, तो उसे हम इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट वो होता है वो वैलिड नहीं होता है और वॉइड कहलाता है। नाइन्थ है एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोलीज। एग्रीमेंट हैविंग टू फॉर देयर ऑब्जेक्टिव एज टू क्रिएशन ऑफ मोनोपोली और वॉइड। मतलब ऐसे एग्रीमेंट जिनका मोटिव क्या है, अपनी मोनोपोली क्रिएट करना है, वो सभी एग्रीमेंट वॉइड कहलाते हैं। ट्वेल्थ है एग्रीमेंट द कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट। ऐसे एग्रीमेंट जिनकी कंसिडरेशन का कुछ हिस्सा अनलॉफुल होता है और कुछ लॉफुल होता है, तो जो इलीगल वाला पार्ट होता है वो वॉइड हो जाता है, जो लीगल वाला पार्ट होता है वो वैलिड एग्रीमेंट क्रिएट करता है। ये आपको इतने में दिया हुआ है, ये आप रीड कर लीजिएगा। तो देखिए गाइस, ये हमने आज यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, कंसिडरेशन को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। जो भी पार्ट था कंसिडरेशन का वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे आगे की वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम करेंगे ये फ्री कंसेंट से अपना कंसेप्ट। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। थैंक यू।